दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है शुभ जीके क्लासेस। मैं भास्कर उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो YouTube चैनल है, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि ये करंट अफेयर स्पेशल होने वाला है। जितने भी करंट अफेयर मतलब आते हैं हमारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे या किसी भी सेक्टर के एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम जो भी हैं, दोस्तों आपको इस चीज बहुत अच्छे से पता होगी कि गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी एग्जाम में 20 से 25% का जो मार्किंग होता है वो करंट अफेयर से आता है। तो हम इसी करंट अफेयर को अपने वीडियो के थ्रू जो है कवर करेंगे और साथ ही साथ आपका ऑप्शनल क्वेश्चन को भी हम कवर करेंगे करंट अफेयर के। तो बने रहिएगा आप हमारे यूट्यूब चैनल पे और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि हमारे जो चैनल के अपडेट हैं और जो नई नई वीडियो हैं वो आपको मिलते रहे। हर दिन सुबह 7 बजे आपको हमारे चैनल पे करंट अफेयर की वीडियो मिलेगी। साथ ही साथ हमारे चैनल पे आपको जितने भी नई नई जॉब की नोटिफिकेशन आती हैं आपको उस चीज़ की भी आपको जो है वीडियो मिलेगी। और जो भी टॉपिक चल रहे होते हैं तो उन टॉपिक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे भी हम जो है वीडियो बनाएंगे आप लोगों की जानकारी के लिए, ताकि वो वीडियो आपको एग्जाम में हेल्प करे और आप एग्जाम में अच्छी मार्किंग कर पाए। तो ये है हमारी हेडलाइन ऑफ द डे जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आप एक नजर मान लीजिए कि इन जो टॉपिक है इस पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंपॉर्टेंट डे क्या है। 3 जून को कौन सा ऐसा दिन है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं? तो ये है राष्ट्रीय डोनट दिवस। राष्ट्रीय डोनट दिवस हर साल जून के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। यह दिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान खुश भोजन के महत्व को दर्शाता है। यानी कि जून का पहला शुक्रवार, आज 3 जून है और आज शुक्रवार है, जून का पहला शुक्रवार है, तो आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय डोनट दिवस। और ये तो थी आज के दिन के बारे में कहानी। तो अब हम कोशिश करेंगे कि आगे जितने खबरें हैं उनको अपने दिमाग में डालें। तो इस खबरों से पहले हम शुरुआत करते हैं कि आज का सुविचार क्या होना चाहिए। तो आज का सुविचार है, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानिए। जब आप अपने अंदर की प्रतिभा को पहचानेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। किसी की लिखने की प्रतिभा अच्छी होती है, किसी की सुनने की प्रतिभा अच्छी होती है, कोई इमेजिन बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है, कोई बहुत जल्दी सुन के समझ के जो चीजें हैं अपने यूज कर सकता है। तो अपने अंदर की जो भी है प्रतिभाओं को पहचाने और उस प्रतिभा के हिसाब से आप काम करिए, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो आज हमारा जो नेशनल न्यूज होने वाला है वो क्या है कि कैबिनेट अप्रूव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रीजनल ऑफिस ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनिट। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डीप जानेंगे कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनिट क्या है। गवर्नमेंट जो हमारे कैबिनेट ने अप्रूव किया है ये क्या है, तो चलिए। तो सबसे पहले नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यकाल स्थापित करने के लिए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के साथ एक समझौता किया गया है जो इस क्षेत्र को विकास, सहयोग और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इस निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और भारत को दक्षिणी और त्रिकोणीय सहयोग पर ध्यान देने के साथ डाक क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की अनुमति भी ये देगा। इसलिए इसके रीजनल ऑफिस जो है खोलने की अनुमति जो है अप्रूव की है कैबिनेट ने। ठीक है, तो ये है हमारा यूनियन पोस्टल यूनिवर्सल। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज जानने क्या है? इंपॉर्टेंट चीज जानने की ये है कि यूनिवर्सल पोस्टल का जो स्टेब्लिश जो हुआ था बाय द ट्रीटी ऑफ बर्न ऑफ 1874। तो ये चीज आपको जानना जरूरी था। ठीक है सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज की। सॉरी, लिथुआनियन पार्लियामेंट इलेक्ट फॉरेन मिनिस्टर इदगार्स रिंकेविक्स एज न्यू प्रेसिडेंट। ये
इंपॉर्टेंट चीज है इंटरनेशनल न्यूज में। लतवियाई सांसदों ने देश के लंबे समय से सेवा कर रहे और लोकप्रिय विदेश मंत्री यूक्रेन के एक मजबूत समर्थक को कड़े वोट में राज्य के नए प्रमुख के रूप में चुना है। 100 सीटों वाली साइमा विधायिका ने 2011 से देश के शीर्ष राजनीतिज्ञ एडगर रिकविंस को 4 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में चुना है। उन्हें 52 मत प्राप्त हुए हैं, जो कि जीत के लिए आवश्यक मत से एक अधिक था। यानी कि 52 सीट पाकर अब एडगर रिंकेविच जो है लिथुआनिया के जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं अगले 4 सालों के लिए। ये आपके लिए जाना इंपॉर्टेंट था। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने खबर जान ली प्रेसिडेंट के बारे में। अब क्या इंटरनेशनल न्यूज अगर खबर है तो इसके ऑप्शन क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, हम वो भी उठा लेते हैं। तो लिथुआनिया की जो कैपिटल है वो क्या है? रिगा। लिथुआनियन करेंसी कौन सी यूज करती है? यूरो। उनकी जो करेंसी है वो ये है यूरो। और लिथुआनियन प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? क्रिस्टियानिस करिंस। ठीक है, अब हम मैप पे भी देखते हैं लिथुआनिया कहाँ पे है। तो आप जो नीचे की साइड पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये है लिथुआनिया की लोकेशन मैप पे। ये यूरोपियन जो है उसमें आता है, कॉन्टिनेंट में आता है। और लिथुआनिया की जो नेबर कंट्रीज हैं वो है एस्टोनिया, लिथुआनिया, बेलारूस और रसिया। ये जो है इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं हम अपने दूसरी न्यूज की तरफ को। आज हम बात करते हैं अभी स्टेट न्यूज में। तो तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2023, डेट, फॉर्मेशन एंड हिस्ट्री, इसके बारे में आज जानेंगे। तेलंगाना गठन दिवस 2014 से 2 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यानी कि 2014 से तेलंगाना गठन दिवस को जो है हम 2 जून को हम मना रहे हैं। भारत के तेलंगाना में एक राज्य सार्वजनिक अवकाश है। तेलंगाना में एक राज्य जो ये वाला है, और यह तेलंगाना राज्य के गठन की स्मृति का प्रतीक भी है। ठीक है, यह दिन विभिन्न गतिविधियों जैसे परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भाषणों के साथ मनाया जाता है। यहाँ उन लोगों के बलिदान को सम्मान करने का भी अवसर है जिन्होंने तेलंगाना की स्थापना के लिए संघर्ष किया था। तो ये आप इमेज देख सकते हैं तेलंगाना की फॉर्मेशन डे। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है हमारे ऑप्शनल के लिए? तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के गवर्नर का नाम क्या है? तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, तो ये हम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आपने पढ़ लिया, तेलंगाना के बारे में पढ़ लिया, कब से तेलंगाना का जो दिवस है वो मनाया जा रहा है। हमने फॉर्मेशन डे जो बनाते हैं कब से कब मनाया जाता है हमने ये भी पढ़ लिया, डेट पढ़ लिया, फॉर्मेशन कब हुआ ये पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ लिया, क्यों मनाते हैं ये पढ़ लिया, इसके इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्वेश्चन भी हमने पढ़ लिए। तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को हमने बहुत संक्षेप में कवर कर लिया, बहुत बड़ा नहीं जाएंगे हम किसी टॉपिक के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको जितना चाहिए हम उतना समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद एक जो भी टॉपिक ऐसा होगा जिसमें बहुत ज्यादा समझाना होगा तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो हमारे जो करंट अफेयर के जो वीडियो है इसको आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से चेक देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट चीजें ही लेके आ रहे हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हमने डीपली थॉरोली पढ़ना है। उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे एक टॉपिक पे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेघालय फॉर्म एक्सपर्ट पैनल टू रिव्यू रिजर्वेशन फॉर्मूला, अपोजिशन लीडर एंड हंगर स्ट्राइक। ये आज की थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट न्यूज है। मेघालय सरकार ने वॉइस ऑफ द पीपल की मांगों पर प्रतिक्रिया दी है और राज्य की आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की जो है घोषणा की है। यह कदम वीपीपी विधायक अर्देट वसाइवा मोहित के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के मद्देनजर उठाया गया है, जिन्होंने अब सरकार के इस फैसले के बाद अपना विरोध बंद कर दिया है। विशेषज्ञ समिति में संवैधानिक कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जनसंख्या की अध्ययन और संबंधित क्षेत्रों के जानकार व्यक्ति शामिल होंगे। आइए इस महत्वपूर्ण विकास के विवरण पर गहराई से ध्यान दें। यानी समझ गए आप लोग क्या कहते हैं कि जो एक कानून उसमें जो समिति बनाई गई, समिति में कौन कौन होगा? संवैधानिक कानून, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जनसंख्या के अध्ययन और संबंधित क्षेत्रों के जानकार व्यक्ति होंगे इस समिति में। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट न्यूज के बारे में।
संजय वर्मा टेक चार्ज एज MRPL मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो संजय वर्मा ने मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम लिमिटेड MRPL, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला। वर्मा जून 2020 से MRPL के बोर्ड में निदेशक के रूप में हैं। ONGC मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और सेल MRPL एविएशन के बोर्ड में रहकर भी उनका व्यापक अनुभव रहा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक वर्मा दिसंबर 1993 में MRPL में शामिल हुए और उन्होंने रिफाइनरी के तीनों प्रमुख चरणों और इसके सुगंधित परिसर के निष्पादन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है जिन्होंने एक लंबे समय से अपने बात के करियर के एक लंबे समय दिया हुआ है। तो आज वो एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर चयन हुए हैं MRPL के, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि फोटो ये है हमारे मिस्टर संजय वर्मा जी, जो आज से MRPL के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दूसरे अपॉइंटमेंट की। अमरेंदु प्रकाश टेक्स चार्ज एज सेल चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, अमरेंदु प्रकाश ने 31 मई से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। वह पहले सेल के बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक थे। प्रकाश पहले व्यापार परिवर्तन और सेल के वित्तीय बदलाव में शामिल थे, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी को वित्त वर्ष 2016 से वित्त वर्ष 18 तक घाटे की 3 साल की लकीर से वित्त वर्ष 9 में वापस लाने में मदद मिली। ठीक है दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन हमको लगता है कि ऑप्शन में आ सकते हैं वो क्या क्या है। सेल फाउंडेड कब हुआ भैया? 24 जनवरी 1973 का जो सेल का जो फाउंडेड डे है। सेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। सेल के CEO कौन है? सोमा मोंडाल जो है इनके CEO हैं अभी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इकोनॉमिक के न्यूज की। ठीक है, तो इंडिया GDP ग्रोथ 6.1% इन Q4 फाइनेंशियल ईयर 23, ग्रोथ पैक्ड एट 7.2%। भारत की अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय लचीलापन दिखाया क्योंकि इसने वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही 22-23 की बात करते हैं, चौथी तिमाही में 6.1% की उच्च अपेक्षित वृद्धि दर्ज की, जो विशेष की भविष्यवाणी को पार कर गई। यह मजबूत विस्तार मुख्य रूप से विनिर्माण और निर्माण क्षेत्र द्वारा संचालित था, जिन्होंने उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया और एक उदास वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण के बीच निरंतर घरेलू मांग की प्रतिबंध किया। Q4 के उत्साहजनक प्रदर्शन के कारण वित्त वर्ष 23 के लिए समग्र आर्थिक विकास पूर्वानुमान में वृद्धि हुई है, जो पहले अनुमानित 7% की तुलना में अब 7.2% आंकी गई है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ नंबर का ध्यान रखना है, कहाँ पे कितना चेंज हुआ है, इंपॉर्टेंट यही है। नंबर्स ही पेपर में आएंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं JP Morgan raises India's financial 24 GDP forecast to 5.5% amidst global economic concern। अग्रणी वैश्विक वित्तीय संस्थान JP Morgan ने भारत की वार्षिक विकास दर के लिए अपने प्रशिक्षण को संशोधित किया है। इसे वित्तीय वर्ष 2024 के लिए बढ़ाकर 5.5% कर दिया गया है। मार्च तिमाही में 6.1% की वृद्धि दर दर्ज करने के साथ भारत की अपेक्षा से अधिक मजबूत आर्थिक प्रदर्शन के मद्देनजर ऊपर की ओर समायोजन आया है। हालांकि JP Morgan ने यह भी चेतावनी दी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था संभावित वैश्विक आर्थिक मंदी और कड़ी वित्तीय स्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों से सुरक्षित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा GST की तरफ को।
जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन फॉर मे अप 12% YOY एट रुपीज 1.57 लाख करोड़। मई के लिए माल और सेवा कर यानी जीएसटी राजस्व संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। लगातार 15वें महीने मासिक संग्रह 1.4 लाख करोड़ रुपए के मील के पत्थर को पार किया गया है। अप्रैल के 1.87 लाख करोड़ के रिकॉर्ड तोड़ समग्र से मामूली गिरावट के बावजूद वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि मई के लिए जीएसटी राजस्व 1.57 लाख करोड़ रुपए रहा। तो ये बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, अगर आप समझते हैं जीएसटी के थ्रू। खैर ये आपको समझते ही कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं बैंकिंग न्यूज की। तो यूपीआई ट्रांजैक्शन रीच रिकॉर्ड हाई ऑफ रुपीज 14.3 ट्रिलियन इन मई 2023। भारत में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लेन देन मई 2023 में अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया। कुल लेन देन मूल्य 14.3 ट्रिलियन रुपए और 9.41 बिलियन। यह अप्रैल के पिछले महीने की तुलना में मूल्य में 2% की वृद्धि और मात्रा में 6% की वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि देख लो दोस्तों, हम आज के टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट, मतलब कितनी यूज ऑनलाइन हम पेमेंट करने लगे हैं। जब से फोन को हम एक्सेस करने लगे हैं तब से पैसे को फेंकना, या मैं ये कहूँ कि पैसे को बर्बाद करना कितना आसान हो गया है। पहले क्या होता था, बैंक में पैसा होता था, आपको लगता था यार कौन बैंक में पैसा निकालने जाएगा, कौन फिर खर्च कर, तो पैसा थोड़ा सेफ रहता था, ऐसा मेरा मानना है। जब से ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बढ़ गई है, पैसा कुछ ज्यादा खर्च हो रहा है, क्योंकि बहुत इजी हो गया है। कुछ नंबर डालने हैं 6 अंक का और आपका पैसा यहां से सीधे जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। तो इस तरह से ट्रांजेक्शन का बढ़ने का जो रीजन है वो यही है कि पेमेंट करने का तरीका बहुत आसान हो चुका है। तो यूपीआई लेन देन में उछाल ऐसे समय में आया है जब भारत सरकार सक्रिय रूप से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दे रही है और विभिन्न कर संग्रह को डिजिटल भुगतान परिस्थितिकी तंत्र के तहत लाने का लक्ष्य है। भारत सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है कि भैया आप कैश ट्रांजेक्शन को जो है खत्म करिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है उसको उनको प्रायोरिटी दीजिए। और हमारा जो यूथ है तो देख रहे हैं कि किस तरह से प्रायोरिटी दे रहे हैं कि इतनी लंबी जो है ट्रांजेक्शन हो गई है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिफेंस की न्यूज की। तो डिफेंस एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया अप बाय 23 टाइम्स सिंस 2014। भारत के रक्षा निर्यात ने 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में लगभग 16,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ मील का पत्थर जो है हासिल किया है। यानी कि रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने। अब कैसे? 13-14 में 686 करोड़, 22-23 में 16,000 करोड़। आप देख रहे हैं दोस्तों कितना गैप है, ह्यूज गैप है। तो 23 गुना की यह प्रभावशाली वृद्धि वैश्विक रक्षा निर्माण उद्योग में भारत की उन्नति को प्रदर्शित करता है। ठीक है। और जून 2020 में शुरू हुई इस ये हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्कीम की। पीएम स्वनिधि स्कीम सेलिब्रेट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर। ठीक है दोस्तों। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के 3 साल पूरे होने पर इसकी प्रशंसा की। जून 2020 में शुरू हुई इस योजना को उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर को स्वरोजगार, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास बहाल करके सशक्त बनाना है। वर्षों से पीएम स्वनिधि भारत में सबसे अधिक लाभकारी और तेजी से बढ़ती माइक्रो क्रेडिट योजनाओं में से एक के रूप में उभरा है, जो वित्तीय समावेशन, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देता है और स्ट्रीट वेंडर्स को गरिमा और स्थिरता प्रदान करता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोस्तों। हमारी गवर्नमेंट जो है इनोवेटिव चीजें कर रही है ताकि खुद लोग जो है मतलब खुद डिपेंडेबल बने। तो सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0।
ठीक है, सिटीज 2.0 फ्रॉम 2023 टू 2027। सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेनेबल 2.0 सिटीज 2.0 कार्यक्रम को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह कार्यक्रम आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। फ्रांसीसी विकास एजेंसी क्रेडिटानस्टाल पर विड्राफाउ, यूरोपीय संघ और राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के सहयोग से 2023 से 2027 तक लागू किया जाएगा। तो दोस्तों ये आपने समझा। अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज की कि भैया स्पोर्ट्स में करंट अफेयर में क्या चल रहा है। तो इंडिया डिफीट पाकिस्तान टू बिकम हॉकी जूनियर एशिया कप चैंपियन। एक बार हमने फिर से पाकिस्तान को हरा दिया है और जूनियर एशिया कप चैंपियन हम बन गए हैं हॉकी जूनियर का। तो भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ओमान के सलालाह में कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 2-1 से हराकर एशिया कप चैंपियन बनने के लिए अपना महाद्वीपीय वर्चस्व बनाए रखा। अंगदवीर सिंह ने 13वें मिनट में और अरिजीत सिंह ने हुंगल ने 20वें मिनट में गोल किया, जबकि पाकिस्तान ने अब्दुल बसारत के 37वें मिनट में गोल कर एक वापसी की। 2004, 2008, 2015 में पिछले 3 मौकों में यह भारत का चौथा खिताब था। ठीक है, तो इस बीच पाकिस्तान ने 1987, 1992 और 1996 में टूर्नामेंट जीता था। तो ये है पिक्चर हमारे जीत की, और हमारे जो करंट अफेयर हैं आज के लिए खत्म होते हैं और हम आपसे मिलेंगे अब 4 जून को नए करंट अफेयर्स को लेके। तो दोस्तों हमारे जो करंट अफेयर का वीडियो है आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको सभी जानकारी समझ में आई या आपको जानकारी और विस्तार से चाहिए, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। हम अपने वीडियो में उसी तरह से बदलाव करेंगे ताकि आप लोगों को हमारी वीडियो और भी अच्छे से समझ में आए और आप लोगों की जो तैयारी है एग्जाम को लेकर बहुत अच्छे से हो जाए और आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करें और गवर्नमेंट जॉब पाए। यही हमारा जो है उद्देश्य है और इसी पे हम काम भी कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा हमारे वीडियो के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और एग्जाम की तैयारी जो है बहुत जोर शोर से करें। बाय बाय, थैंक यू।